नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेज में। साथियों, आज हम मुगल साम्राज्य के बारे में जानेंगे कि भाई मुगल साम्राज्य अस्तित्व में किस प्रकार से आया था। तो मेरे प्यारे साथियों, चैनल नया है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मुगल साम्राज्य का जो संस्थापक था वो कौन था? बाबर था। और बाबर भारत में किस प्रकार से आया था, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं। आखिरकार बाबर था कौन? बाबर के जो पूर्वज थे वो कौन थे, तो उनके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बाबर। इसका जो पूरा नाम था, बाबर का पूरा नाम क्या था? जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ये बाबर का पूरा नाम था। इसका जन्म कहां पर हुआ था? इसका जन्म छोटे से कबीले, छोटा सा क्षेत्र जिसका नाम था फरगना में। कब हुआ था? 1483 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। भाई हम उनके बारे में जानेंगे कि बाबर से संबंधित ऐसे कौन कौन से साक्ष्य हैं, तथ्य हैं, जिनके आधार पर पेपरों में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इन्हीं के आधार पर पेपरों में क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं वो हम अपने आने वाली वीडियो में आप लोगों को कराएंगे। ठीक है, तो 1483 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। इसके जो पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा। इसके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था और माता का नाम कुतलुग निगार था। इसकी माता का नाम क्या था? कुतलुग निगार। और इसी बीच में अगर हम कहना चाहें तो इनकी दादी का नाम था एहसान दौलत। क्या था? एहसान दौलत। होता क्या है, बाबर माता पिता के बारे में आप लोगों को जानकारी मिल गई। इसके बाद में देखिए कि 1494 ईस्वी का समय था। 1494 ईस्वी का समय था, इसके पिता की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु जब होती है तब इसकी उम्र कितनी होती है बाबर की? तब इसकी उम्र होती है केवल 12 वर्ष। इसकी उम्र उस समय क्या थी? 12 वर्ष थी, जब ये फरगना का शासक बना था। तो इधर क्या थे? इधर तो ये फरगना का शासक था, दूसरी तरफ और भी अधिकारी थे, मंत्री थे। तो क्या था, सिंहासन पर जब इसका राज्याभिषेक हुआ था, जब ये राजा घोषित हुआ, यानी इसका राज्याभिषेक हुआ, तो किसके सहयोग से? तो इसकी दादी के सहयोग से, जिसका नाम था एहसान दौलत, उसके सहयोग से इसका राज्याभिषेक हुआ और ये फरगना का सुल्तान बना। अगर इनके वंश के बारे में हम जानकारी लें तो वो ये है कि पिता के पक्ष की तरफ से, यानी पिता जो था वो तैमूर के वंश का, ये जो बाबर था वो 5वां वंशज था। यानी जो इसका पिता था वो तैमूर वंश का था, और तैमूर वंश के क्रम में आगे बढ़ते हुए जो बाबर था वो 5वां वंशज था। ठीक है, अगर माता की तरफ से जानकारी लें कि भाई माता की पक्ष से क्या था, तो चंगेज खां का 14वां, यानी जो मां थी वो चंगेज खां के वंशज थी। ठीक है, और जो मां से बाबर पैदा हुआ था वो 14वां वंशज था। यानी वंशज इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी क्रम, चंगेज खां, फिर उसके बाद में उसका परिवार, उसके परिवार यानी उनके उत्तराधिकारी, बेटे मान लीजिए आधुनिक समय के अनुसार, तो बेटे के बाद में इस तरीके से, जैसे कि दादा, फिर बेटा, फिर पोता, फिर पड़पोता, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए माता पक्ष की तरफ से 14वां वंशज था। हम उनके बारे में जानेंगे भाई जिनके आधार पर पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन्हीं के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो हम आपको दिखाएंगे किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। अगर अब बाबर की बात करें कि बाबर कौन से वंश में था, अब देखो तैमूर पिता की तरफ से, माता की तरफ से चंगेज, तो इसका जो वंश निकल के आया वो आया तुर्क नस्ल। क्या? तुर्क नस्ल के चगताई तुर्क। इसका जो वंश था, बाबर का जो वंश था वो
तुर्क नस्ल के चगताई तुर्क वंश का ये बाबर था। अब भारत पर इसका आक्रमण किस प्रकार से, ये तो हो गई क्या कहते बाबर से जन्म और उसके वंश से संबंधित जानकारी। अब ये भारत पर आक्रमण किस प्रकार से करता है उसके बारे में जानते हैं, क्योंकि ये जो सुल्तान था फरगना का और शासन करने आ गया भारत पर, तो ऐसी कौन सी परिस्थिति बनी जिनके कारण ये भारत की तरफ इसका रुख हुआ, उनके बारे में जानते हैं। तो क्या है, एक तरफ थे उजबेक, ठीक है, और दूसरी तरफ कौन थे, सफी वंश के सुल्तान। एक तरफ उजबेक सुल्तान थे, दूसरी तरफ थे सफी वंश के सुल्तान। ये क्या थे, ये फरगना के नजदीक थे। जब नजदीक थे तो भाई अपने राज्य विस्तार के लिए एक दूसरे राज्य एक दूसरे पर आक्रमण करते थे तो जो कमजोर होता था वो हारता था तो उसका वंश भी और उसका साम्राज्य समाप्त हो जाता था, और फिर उसका राज्य जो राजा जीतता था वो अपने राज्य में मिला लेता था। होता भी यही है कि जब फरगना का सुल्तान बाबर था तो इसने क्या है, अपने क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, और विस्तार करने के लिए इसने क्या करा कि अपने ही चाचा से, इसका चाचा कहां का था, इसका चाचा का जो थोड़ा सा शासन था वो था बुखारा, अपने चाचा से तो बुखारा और समरकंद। चाचा का शासन कहां पर था, बुखारा में, और समरकंद में किसका शासन था, तो अहमद मिर्जा का। तो इसने ना अब उनसे इनका क्षेत्र छीनना चाहा, यानी समरकंद और बुखारा छीनना चाहा अपने चाचा से, और अहमद मिर्जा जो उस समय समरकंद का सुल्तान था उससे। क्यों, क्योंकि ये दोनों ही सीमा फरगना से लगती थी, तो उसने सोचा अगर इन पर अधिकार कर लिया जाए तो मेरा क्षेत्र थोड़ा सा सुरक्षित हो जाएगा। लेकिन समरकंद पर शासन कौन से ज्यादा सुल्तानों का था, समरकंद में किसका, समरकंद किसकी थी, तो चंगेज खां की। तो इसमें क्या है, होता यह है कि इसके बाद में 1497 का समय आता है 1497। तो ये जो बाबर है ये 3 महीने तक समरकंद पर आखिरकार अधिकार कर लेता है। मौका मिला तो इसने 1400, समय याद रखना, 1497 3 माह तक ये समरकंद पर अधिकार कर लेता है। अब अधिकार कर लेता है तो होता क्या है कि 97 में तो ये 3 महीना तक अधिकार करता है। अब होता क्या है कि फरगना में विद्रोह हो जाता है, और फरगना में विद्रोह होता है तो ये उसकी सूचना मिलती है इसे। अब सूचना मिलती है तो ये फरगना की तरफ जाता है, तो समस्या यहीं से शुरू होती है कि इधर तो ये फरगना की तरफ जाता है जिस पर कर लिया विद्रोहियों ने अधिकार, और इधर भैया समरकंद भी इससे निकल जाता है। तो अब ये घर के रहे ना घाट के। तो होता क्या है कि फरगना निकलने के बाद में फिर से ये 1498 ईस्वी में दोबारा पुनः अधिकार कर लेता है, यानी 3 महीने तक करता है। लेकिन फरगना में विद्रोह होता है, जिसकी खबर पाते ही ये बाबर जो है फरगना की तरफ जाता है, वहां देखता है कि सरदारों ने फरगना पर अधिकार कर लिया, और इधर ये मिर्जा जो है ये भी भैया सेवानी मिर्जा ये उस पर अधिकार कर लेता है। अब ये परेशान कि भाई करे तो करे क्या। तो समय होता है फिर कुछ समय के बाद ये वहां पर शांति बना रहते हैं और अपनी शक्ति का विस्तार करने में लग जाते हैं आराम से। तो होता क्या है, 1501 ईस्वी में बाबर ने सेवानी खां को हरा दिया। किसको, सेवानी खां को हराया। अब जब सेवानी खां को हराया तो यार
फिर से सेवानी कहाँ का भैया, समरकंद। अब समरकंद पर भैया ये दोबारा कर बैठे। तो इसके बाद में होता क्या है कि भैया यहां पर देखो 1501 में बाबर ने सेवानी खां को यानी समरकंद को फिर से ले लिया, फिर से ले लिया। इधर क्या है, इधर इसने दोबारा फरगना पे जोर दिया, जो उसे पुनः अधिकार कर लिया। हाँ ठीक है ना। तो समस्या यही थी कि 3 माह समरकंद पे करा तो फरगना चला गया, फरगना चला गया तो 98 फरगना के लिए गया, विद्रोहियों से लड़ा, विद्रोहियों से लड़ने के बाद समरकंद चला गया। अब समरकंद चला गया तो 1498 में इसने फिर से पुनः फरगना को कब्जाया 1498 में। अब इसी बीच घटना घटती है कि समय हो जाता है 1501। बाबर सेवानी खां को हराता है जो कि समरकंद का था। इसको हराने के बाद में अब ये सुल्तान बन जाता है। अब समरकंद भी हो गया फिर, लेकिन बाद में क्या होता है, फिर इन दोनों का फिर से संघर्ष होता है। इसमें बाबर हार जाता है, इसमें बाबर हार जाता है। अब बाबर हार गया तो ये बाबर को बहुत बुरी तरह से हराते हैं और अच्छी तरह इसकी धुनाई करते हैं सेना की। अब जब सेना हार जाती है तो बाबर कहां के लिए भागता है, अफगानिस्तान में। तो बाबर यहां से हारने के बाद दोनों ही तरफ से यानी दोनों ही क्षेत्रों पर दोबारा भी अधिकार करता है, लेकिन बाद में फिर हार जाता है तो इसे शरण लेनी पड़ती है अफगानिस्तान में। तो यह बाबर चले गए अफगानिस्तान। होता क्या है इसी बीच होता क्या है कि 1504 ईस्वी का समय था। तो बाबर जो अफगानिस्तान में शरण लिए हुए था वो आराम आराम से अपनी शक्ति में विस्तार करता है उस फिर, क्योंकि भाई सुल्तान तो था और बिना साम्राज्य के सुल्तान अच्छा भी नहीं लगता। तो ये जो साहब हैं काबुल पर अधिकार कर लेते हैं, किसमें, 1504 ईस्वी में काबुल पर अधिकार कर लिया। अब ये काबुल पर अधिकार कर लेते हैं और सुल्तान बन जाते हैं काबुल के। ठीक है। इसी बीच में इन्हें क्या होता है कि 1507 ईस्वी का समय था। 1507 ईस्वी में इनकी जो पिता की उपाधि थी जिसे बोलते पैतृक उपाधि क्या थी, बाबर को क्या, बाबर के नाम के पीछे क्या था, मिर्जा लगता था। जैसे अपने नाम के पीछे अपने सरनाम में अपने पिता का नाम जोड़ते हैं, तो इनकी जो उपाधि थी वो मिर्जा थी, किसकी, बाबर की। लेकिन 1507 ईस्वी में बाबर जो है वो अपने पिता की उपाधि को त्याग देता है। त्यागने के बाद ये क्या करता है, बादशाह नहीं पादशाह, याद रखना, पादशाह की ये उपाधि धारण करता है। कब करता है, तो 1507 ईस्वी में, याद कर लेना, उपाधि धारण कर लेता है। इधर इसी बीच शासन करते हुए 1510 ईस्वी हो जाती है। 1510 ईस्वी में जो सेवानी खां जो है, सेवानी खां ये क्या करता है, जो कि समरकंद का था, ये ईरान के शासक है ना, ईरान के शासक जो था शाह इस्माइल, वो समरकंद यानी सेवानी खां पर आक्रमण करता है, जिसका नाम था, ईरान के शासक का नाम था शाह इस्माइल। अब ये सेवानी खां को हरा देता है और मार डालता है, यानी अब ईरान का साम्राज्य समरकंद की तरफ हो गया, क्योंकि अब सेवानी खां हार गए, जबकि बाबर को सेवानी खां ने हराया। ठीक है। अब इसमें क्या है, बाद में क्या होता, जो शाह इस्माइल था ना, ईरानी शासक शाह इस्माइल जो है, अब इस पर आक्रमण होता है। इस पर आक्रमण कौन करते हैं, तुर्क ओटोमन जो सुल्तान है, तुर्क ओटोमन, वो शाह इस्माइल को हरा देते हैं, यानी अब ओटोमन साम्राज्य का ईरान पर भी अधिकार हो जाता है। अब इसी बीच होता क्या है कि फरिश्ते मुहद्दे वो इनके बारे में कहते हैं, बाबर के बारे में, कि जो बाबर है वो शतरंज के खेल की तरह है ना, और या फिर ये समझ लो समुद्र के किनारे कंकड़ पत्थर जैसे इधर उधर भागते रहते हैं। तो ये जो बाबर है सफियों
और उज्बेकों और तुर्क ओटोमन साम्राज्य के सुल्तानों से भयभीत होकर अपने साम्राज्य की रक्षा ना करते हुए ये इधर उधर भागते ही रहते हैं। और भागते भागते अब होता क्या है, ये जब यहां से इन्हें ये लगता है कि अब भाई तुम्हारा भी खेल खत्म होने वाला है, तो तब ये भारत की तरफ अपना रुख करते हैं। अब ये अब भारत की तरफ रुख करते हैं, और भारत की तरफ रुख करने में एक तर्क ये भी दिया जाता है जो कि प्रमाणित नहीं है, कि राणा सांगा ने भी इन्हें आमंत्रित किया था, लेकिन इतिहास में ये नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि दौलत खां और आलम खां लोधी ने बाबर को लोधियों के खिलाफ यानी दिल्ली सल्तनत पर शासन करने के लिए आमंत्रित किया था। इनके बाद में होता क्या है, जब ये भारत की तरफ बढ़ता है तो जो बाबर है अपनी एक पुस्तक लिखता है भारत की तरफ आने पर। शासन के दौरान कुछ घटनाएं इसने उसमें लिखी हैं, जिसमें इसने अपनी आत्मकथा क्या लिखी, बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी तुर्क ए बाबरी, क्या तुजुक ए बाबरी। ये बाबर की आत्मकथा है, और बाबर ने दूसरी कौन सी लिखी आत्मकथा, बाबरनामा, तुर्क ए बाबरी और बाबरनामा। ठीक है, ये बाबर की आत्मकथाएं हैं। इसमें इतने भारत की आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, यहां तक कि वनस्पति, पशु पक्षी, जीव जंतु सबकी इसमें विवरण बाबर ने किया है। तुझके बाबरी और बाबरनामा में क्या कहता है, बाबर जब भारत की तरफ आक्रमण करने आता है कि 5 राज्य मुसलमान शासकों के थे भारत पर, भारत में 5 राज्य मुसलमान शासकों के थे और 2 राज्य हिंदू राजाओं के। और जो हिंदू राजाओं के राज्य थे वो बहुत शक्तिशाली थे। ये बाबर अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी में विवरण देता है। भैया 5 राज्य कौन से थे जो मुसलमानों के थे, मुस्लिम राज्य थे, बंगाल, दिल्ली, मालवा, गुजरात और बेहमनी। ये वो राज्य हैं जो कि मुस्लिम राज्य थे बाबर के आक्रमण के समय, कि भाई जब बाबर भारत की तरफ बढ़ रहा था। दूसरा, हिंदू राज्य कौन कौन थे, एक तो मेवाड़ था और एक विजयनगर। मेरे प्यारे साथियों, मैं बीच में यह भी जानकारी देना चाहूंगा कि यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पेपरों में पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चनों के बारे में हम अपने आने वाली वीडियो में आप लोगों को कराएंगे। लेकिन जो भी मैंने ये रेड मार्कर से जो मार्क किए हैं, इन्हीं के ऊपर ही क्वेश्चन पेपरों में पूछे जाते हैं। अब होता क्या है, जब बाबर भारत की तरफ अपना रुख करता है तो इसे बाबर को जो आमंत्रित करते हैं, भाई राणा सांगा का नाम भी पुस्तकों में मिलता है, लेकिन वो स्पष्ट नहीं है कि राणा सांगा अगर इन्हें क्यों बुलाएंगे, क्योंकि जब वो खुद सुल्तान थे उधर की तरफ तो कुछ था भी नहीं। तो फिर भी उनके बारे में, लेकिन सबसे ज्यादा इन्हें बुलाने वाले जो थे, आमंत्रित करने वाले जो थे, वो थे पंजाब के सूबेदार। क्या, पंजाब के सूबेदार थे दौलत खां लोधी। एक तो दौलत खां और आलम खां। ये दौलत खां इब्राहिम लोधी के चचा थे, ठीक है ना। तो आलम खां लोधी, इसने बाबर को बुलाया कि आप आओ और भारत पर राज करो। ठीक है, क्योंकि इनके संघर्ष राजपूतों से होते रहते थे, इनमें आपस में भी मतभेद थे, और ये भी अपनी अपनी सत्ता और शासन बढ़ा रहे थे। तो इसलिए इन्होंने बाबर को आमंत्रित कर लिया। उसने क्या करा, जब ये बाबर भारत पर आक्रमण करने आया था तो उसने बहुत सारे युद्ध लड़े, कुछों में जीता, कुछों में हारा। यानी कि उसे मध्य एशिया की बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। और वो ऐसी कौन कौन सी, यानी युद्ध नीति सीखने को मिली, कौन कौन सी थी जो वो सीखकर भारत की तरफ आया। यानी अब ये तजुर्बेकार सुल्तान
कह सकते हैं या फिर आप इसे योद्धा कह सकते हैं। तो इसने क्या सीखा था? मध्य एशिया की जाति, जो मध्य एशिया की लड़ाकू जाति थी, उससे इसने सीखी थी युद्ध प्रणाली। क्या सीखी? मध्य एशिया की लड़ाकू जाति, उससे युद्ध प्रणाली सीखी। और उज्बेकों से क्या सीखा इसने? उज्बेकों से तुलुगमा, तुलुगमा चक्रव्यूह प्रणाली। क्या? उज्बेकों से सीखी इसने तुलगमा व्यू प्रणाली। और ईरानियों से इसने क्या सीखा था? बंदूक का प्रयोग करना। क्या? बंदूक का प्रयोग करना। तुर्कों से इसने क्या सीखा था? तुर्कों से सीखा था इसने घुड़सवारी की दक्षता। ठीक है। मंगोलों से और अफगानों से, मंगोलों से और अफगानों से इसने क्या सीखा? इसने व्यू रचना सीखी कि भाई आखिरकार किस प्रकार से रण क्षेत्र में यानी युद्ध क्षेत्र में रणनीति किस प्रकार बनाए, व्यू रचना किस प्रकार से हो। तो क्या सीखी इन्होंने? यानी हर एक साम्राज्य की जो शक्तिशाली योद्धा थे या उनकी जो नीतियां थी, इन्होंने वो सारी चीजें सीख ली। यानी बहुत सारे क्षेत्र का समावेश, युद्ध कौशल का समावेश एक व्यक्ति के अंदर उस समय था, जो कौन था? बाबर था। अब इसे क्या है, जब ये भारत की तरफ बढ़ा तो इसे क्या है? मुस्ताद अली, याद रखना ये भी पेपरों में पूछा गया है। ये इसके तोपची थे, मुस्ताद अली और मुस्तफा। ये क्या थे? तुर्क। ये तुर्क तोपची थे, जो कि इस तोपची थे। बाबर को इनकी सेवा मिली और इनकी सेवा मिलने से क्या हुआ? इसका जो तोप खाना था, इन तोपचियों से वो सुसज्जित और दक्ष और एकदम बेहतरीन तरीके का तोपखाना हो गया था। ठीक है। इसने भारत पर कितनी बार आक्रमण करा है, ये भाई इतिहास में स्पष्ट नहीं है। ये स्पष्ट नहीं है कि भारत पे बाबर ने कितनी बार आक्रमण करा, लेकिन बाबर ने खुद अपनी आत्मकथा में जो कहा है, जो इसके द्वारा रचित है, उसमें इसने 5 आक्रमणों का जिक्र किया है। कितने? 5 बार आक्रमण। अभी इसने भारत पर आक्रमण नहीं करा है। मैं केवल आपको जो जानकारी दे रहा हूं वो यही कि अभी तो ये किस प्रकार से फरगना से शुरू होते हैं और भारत पर आक्रमण करने तक का जो सफर है, कि इन्हें आखिरकार किन समस्याओं से गुजरना पड़ा या फिर इन्होंने क्या क्या चीजें सीखी, उनके बारे में हम जानकारी ले रहे हैं। तो इसने 5 बार आक्रमण की बात स्वयं अपनी आत्मकथा में की है। और जो हमें जानकारी मिलती है वो ये कि जब कुषाणों का शासन था, कुषाण राजवंश के बाद, याद रखना कुषाण राजवंश के बाद, ये भी क्वेश्चन पेपरों में पूछा गया है कि कुषाण राजवंश के बाद में कौन से योद्धाओं ने काबुल और कंधार को भारत के उत्तरी क्षेत्रों में सम्मिलित किया था। तो भैया वो था बाबर। कि कुषाणों के बाद में, कुषाणों के बाद पहली बार, याद रखना किसने? कुषाणों के बाद में पहली बार। यानी कहां? तो प्राचीन भारत में, प्राचीन इतिहास यानी पीछे चले जाएं तो कुषाणों का जब साम्राज्य था तब ये भारत के हिस्से थे, लेकिन उसके बाद क्रम बढ़ते चले गए, अधिकारियां होते चले गए, छोटे छोटे क्षेत्र बढ़ते चले गए, एक दूसरे पर आक्रमण करके विस्तार करते रहे अपने क्षेत्रों का, तो ये हिस्से जो थे वो भारत से बाहर होते चले गए। लेकिन पहला मौका ऐसा आया पहली बार कि कुषाणों के बाद में काबुल और कंधार, काबुल और कंधार ये भारतीय राज्यों में यानी भारतीय सीमा में सम्मिलित हुए। क्यों? क्योंकि जब इन्होंने अफगानिस्तान में शरण ली थी तो ये मोहदे ऐसे थे कि 1504 में इन्होंने काबुल पर अधिकार कर लिया था। तो इन्हीं विजयों के चलते, ठीक है ना, तो इन्होंने काबुल और कंधार भारत में भी शामिल हो गए थे उस समय। तो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं आपको बाबर के बारे में यानी बाबर के इतिहास के बारे में कि भाई कहां से शुरू कर किन किन युद्धों को लड़कर किस प्रकार से उसने अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए भारत की तरफ रुख किया था,
उसके बारे में आप लोगों को जानकारी मिली होगी। इनके आधार पर किस प्रकार से क्वेश्चन पेपरों में पूछा जाएगा वो हम अपने आने वाली वीडियो में आप लोगों को कराएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, चैनल नया है, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप हमारी सारी वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।